Hello everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा यहाँ पे ना अपन आज से सीए फाउंडेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन है कि सर सीए फाउंडेशन की बुक अलग से बनानी है क्या? तो क्या लगता है आपको अलग से बनानी चाहिए? यस, बनानी चाहिए। फॉर्मूला बुक जो है उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हो, फॉर्मूला बुक अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, पर जो आपका प्रैक्टिस बुक है वो अलग से बनानी पड़ेगी। एमसीक्यू है तो क्या हुआ, आपको फिर भी लिखना पड़ेगा ताकि एग्जाम के पहले रिवीजन करने में काम आएगा ना, कि कैसा किया था अपन ने क्लास में। तो आपको प्रैक्टिस बुक अलग से बनानी पड़ेगी। अब चैप्टर एक फिनिश हुआ था अपना डेरिवेटिव, बट मैं सीधा डेरिवेटिव से सीए फाउंडेशन की बुक में नहीं आया, आना चाहिए था। ये जो संडे को टाइम मिलेगा ना अभी, तो संडे टू संडे एक्सक्लूसिवली सीए फाउंडेशन चलेगा, बट इन बिटवीन भी अपना सीए फाउंडेशन चलेगा। जैसे भी आज होने वाला सीए फाउंडेशन का एमसीक्यू जो आपके 12th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाला है। अभी अभी आपने पढ़ा रिग्रेशन, तो उसके सम होने चाहिए फ्रॉम सीए फाउंडेशन टेक्स्ट बुक। इससे आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, इंप्लीकेशन भी मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो अगर बुक लाए नहीं रहोगे तो उसी में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं अपने प्रैक्टिस बुक में, कि इतना कुछ लिखने से है नहीं इसमें रिग्रेशन में। अब जो आपका चैप्टर का नाम है ना सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये वाला, ये पूरा आपके सीए फाउंडेशन में 5 मार्क्स के लिए आएगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। कोरिलेशन आपका 11th स्टैंडर्ड में था, ये 12th में है। रिग्रेशन खत्म हो जाएगा अभी, कोरिलेशन में आपको संडे को बता दूंगा, तो आपके पूरा चैप्टर हो जाएगा 5 मार्क्स के लिए। अभी जो नोट्स है जो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, तो प्लीज एक बार कॉपी कर लेना कोरिलेशन पार्ट वाला, और पूरा भी क्या तो भी चलेगा ये कोरिलेशन रिग्रेशन। अच्छा, कोरिलेशन में बाइवेरिएट डेटा बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कोरिलेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे मेथड है, वो देख लेंगे, प्रॉपर्टी से वो भी देख लेंगे। अब जो आज करने वाले हम लोग वो है रिग्रेशन वाला पार्ट, रिग्रेशन, जिसमें पहला वाला जो केस 1 था जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो केस 1, एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज गिवन। क्लियर है? रिग्रेशन का मतलब होता है एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन ऑफ वन वेरिएबल व्हेन अनदर वेरिएबल इज गिवन। तो एक्स दिया रहेगा, वाई फाइंड करना है, ये स्टेप्स है। उसके बाद केस 2, अच्छा ये वाला इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी है, ये भी ध्यान दो। ये वाला आपने ये पढ़ा था, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसका एक और फॉर्म है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कि y इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ेगा। जब y ऑन x रहेगा तो y लेफ्ट में रहेगा, तो a प्लस बी एक्स, जो x के साथ है ना उसको स्लोप बोलते हैं, b बोले तो स्लोप, और जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन होता है ना, ये अलग से एक टर्म रहेगा आपका, उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। तो a इज ए इंटरसेप्ट ऑफ y। क्लियर है? y का इंटरसेप्ट है a, तो इंटरसेप्ट एंड b क्या होता है? स्लोप होता है। फिर दूसरा केस देखो, हो चुका है ये भी। फिर मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, बॉस एंड बिग बॉस करके, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अपना क्या हो गया था, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई फाइंड करना है फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन। बट अब मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं। समझो एमसीक्यू में आ गया आपको 12th स्टैंडर्ड में कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन की विच इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स एंड विच वन इज एक्स ऑन वाई। तो बताओ मेरे को यहाँ पे वाई ऑन एक्स कौन सा है? बेटा सबको बैठना है, मैंने आपको बहुत बताया हुआ है, सबको बैठना है। जो 12th स्टैंडर्ड के है उसको भी बैठना है कि ये एमसीक्यू में है। अब बातों को समझो थोड़ा। और जो एमसीक्यू में मार्क्स कटते हैं बाद में, ये जो कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा आपका मैथ्स 2 में, 12 मार्क्स के लिए मैथ्स 1 है, तो बैठना पड़ेगा आपको, नॉलेज ही मिलेगा ना एमसीक्यू पर्पस के लिए। देखो ये बॉस कौन है इसमें, वाई, इसमें बॉस कौन है, वाई। अरे वाई बॉस है तो ये बिगर कोएफिशिएंट अपॉन स्मॉलर कोएफिशिएंट 1.5, 6/5 भी क्या आएगा 1.2। तो 1.5 इज ग्रेटर देन 1.2,
तो ये बिग बॉस है, तो ये बेटा y ऑन x है, और ये क्या है x ऑन y। अब 12th में तो लेंदी था बी वाई एक्स निकालने का, पहले इसको ना y के टर्म्स में लिखते थे, अरेंज करते थे, x को राइट साइड में भेजते थे, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, बी वाई एक्स डायरेक्ट आ जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y मतलब 3, आ गया आंसर -2/3। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। और इसमें अगर बी एक्स वाई चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस y का कोएफिशिएंट कितना है 6 अपॉन 5। पर याद रखना ये तभी अप्लाई करना है शॉर्टकट जब दोनों वेरिएबल्स सेम साइड में रहेगा, तो मतलब x और y दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, या x और y दोनों राइट हैंड साइड में, तो ये अप्लाई करना शॉर्टकट फॉर्मूला। सर नहीं है तो लेके आ जाओ, फिर अप्लाई करो। समझो y राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, साइन चेंज करके, फिर ये अप्लाई कर दो। समझे। अगर इसी फॉर्म में दिया है, समझो ये वाला ना, ये वाला ऐसा लिखा होता y इक्वल्स टू -2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ऐसा लिखा होता, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना, सीधा देखो x के साथ कौन है -2/3, वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपको देखना है कैसा, कि कौन सा जल्दी हो रहा है वैसा करना है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो तुरंत ही कर लेना, नहीं है तो भी वो कन्वर्ट मत करना, टाइम नहीं है इतना अपने पास सीए फाउंडेशन में। अब ये देख लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा हटके, बॉस बिग बॉस पहले पहचानना पड़ेगा। हाँ ये स्लोप ही है बेटा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई स्लोप ही होता है, स्लोप ही तो फाइंड करना है अपने को। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या होता है, स्लोप, बी मतलब स्लोप, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप से ये डिसाइड होता है कि आपका लाइन कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है, कैसा जा रहा है, ठीक है, वो स्लोप पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे पहले इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, कैसे, अच्छा इसको देख के अगर ये पता चल जाएगा ये एक्स ऑन वाई है तो ठीक है, पर मालूम थोड़ी पड़ेगा कि पहला एक्स ऑन वाई है कि दूसरा वाई ऑन एक्स है, कुछ बोल नहीं सकते ना स्टार्टिंग में। पहले इसको कन्वर्ट करो, 3 इधर लेके आओ, 3x इक्वल्स टू 2y माइनस 21 होगा, वो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी अच्छा दिख रहा है, इसमें बॉस कौन है x, ये क्या आएगा 2y इक्वल्स टू x प्लस 10, इसमें y बड़ा है तो यह y बॉस है, तो जो पहले में x बड़ा था दूसरे में y बड़ा था, तो ये x ऑन y और ये y ऑन x, तो x ऑन y से bxy निकलेगा। आप सर कैसे करें bxy, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था ना, y के साथ कौन है 2/3, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, by(x) चाहिए तो x के साथ कौन है 1/2, आ गया। एंड by(x) और bxy दोनों का साइन सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। ये देखें, या तो मेंशन ही किया होगा y और x, सिंपली आ जाएगा, by(x) क्या आ जाएगा बेटा, x के साथ कौन है -3/2 और bxy -5/2 ना, नहीं ऐसा घाई मत करना, ये सही है, ये तो अपना y के फॉर्म में लिखा था, ये ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये x के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 2y इक्वल्स टू 19 2 जा 38 माइनस 5x, फिर x को भी यहां ले लो, 2y प्लस 5x इक्वल्स टू 38, दोनों वेरिएबल सेम साइड में आ गया। आप डायरेक्टली bxy कर सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, -2/5। क्या हुआ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है, सर क्वेश्चन 2 रिपीट करो ना, ये तो क्वेश्चन 2 वाला, ओके बेटा क्वेश्चन 2 ऐसा है कि यहाँ पे ना आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वन इज द एक्स ऑन वाई, विच वन इज द वाई ऑन एक्स। तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना, पहले तो उसको कोएफिशिएंट दे दो ना पूरा, ये अपॉन में था, या ऐसे भी बेटा ऐसा भी कर सकते हो, x के साथ 1 है, y के साथ 2/3 है,
तो 2/3 इज द लेस देन 1, तो x बड़ा है, और यहाँ पे हाफ और y 1 है तो y बड़ा है, ऐसे भी सोच सकते थे अपन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्टली कर दिया 2/3। ईशान समझा क्या आपको? यस सर। ओके, उसके बाद r फाइंड करना है फ्रॉम रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या फॉर्मूला है? r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि r इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, मालूम है आपको? ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट is the geometric mean between regression coefficient. Understood? R, Byx और Bxy have always same sign. अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है x बार y बार, तो आपने कैसे किया था? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। So solve two regression equations simultaneously. Value of x and y will be the value of x bar and y bar. या फिर go by choice। देखो ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, सीधा ऑप्शन का वैल्यू पुट कर लो ना इक्वेशन में। अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो आपका आंसर है। CA फाउंडेशन में तो अपन पुट भी नहीं करेंगे, मतलब सॉल्व भी नहीं करना आपने को, सीधा ऑप्शन पुट कर लो। LHS क्या होना चाहिए? RHS के इक्वल। उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोलते हैं? यस। अगर आप MCQ वाइज में अगर ऑप्शन वाइज जा रहे हो ऑप्शन को पुट करके, तो उसको या तो बोलते हैं गो बाय चॉइस या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये प्रॉपर्टी बहुत काम का है। चलो तो अभी लिखो आप अपने बुक में, फॉर्मूला बुक में, भाई अपना मेन फॉर्मूला बुक, ठीक है? ये लिखा था लेकिन मैंने 12 के हिसाब से लिखाया था। हाँ, और ये अलग लिखा था आपने, उसमें D/C लिखा था कुछ अलग। वो मैंने फिर वो एक सम में ही सिर्फ लिखाया था। उसमें ऐसा था कि U इक्वल टू x माइनस A/C। पता है आपको उसमें कैसा लिखा था अपन ने? x माइनस U इक्वल टू x माइनस A/C। तो लिखा था ये? ओके, लिखा तो ठीक है, बट याद रखना रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर अनअफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। प्लस माइनस होगा तो सेम टू सेम आएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो पहले आपको COD निकालना पड़ेगा। अच्छा, COD कैसे निकालेंगे? यस, ये वाला शॉर्टकट में इक्वेशन दिया रहेगा, x और u का रिलेशन दिया रहेगा, x और u का रिलेशन दिया रहेगा, उससे आएगा आपका c, और y और v का रिलेशन दिया रहेगा, उससे क्या आएगा? d। तो c इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u वगैरह। ये अप्लाइड व्हेन बोथ वेरिएबल आर ऑन सेम साइड। उसके बाद टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार, ठीक है, वेयर x एंड y आर द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। फिर r इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो बताया हुआ है इसमें। सबके साइन सेम होते हैं, कॉमन साइन होता है। अगर Byx एक से बड़ा है तो Bxy एक से छोटा होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना? दोनों एक से छोटा हो सकता है बट दोनों एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा? क्यों ऐसा दोनों एक से बड़ा क्यों नहीं हो सकता पता है? बिकॉज r का लिमिट क्या होता है पता है? 1 और -1 के बीच में। अगर r का जो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, अगर Byx और Bxy दोनों ग्रेटर देन 1 हो गया तो आपका आंसर भी 1 से ज्यादा आएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एक अगर एक से बड़ा तो एक से छोटा होगा। अंडरस्टूड? ये रीजन है इसमें। टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड या आइडेंटिकल है, मतलब r इक्वल टू प्लस माइनस 1, और परपेंडिकुलर रहेगा तो r का वैल्यू क्या आएगा? 0। ठीक है, दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर तो डिग्री के हिसाब से पता चलता है कि r की वैल्यू क्या होगी। ज्यादा डिग्री है तो कम r की वैल्यू होगी, और कम डिग्री है तो ज्यादा r की वैल्यू होगी। समझे? रुको, ये समझो पहले, फिर हम लोग सम करेंगे, वो बाद में कराऊंगा मैं।
मुझे बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? आर। तो सर आर एक्स वाई भी बोल सकते हैं, आर वाई एक्स भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? ओके। देन रिग्रेशन इक्वेशन कितने होते हैं? दो। एक कौन सा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, एक x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये भी दो होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी आर एक्स वाई, इसको इस तरीके से भी बोला जाता है, दो दो नाम है इसका। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको बोलते हैं सीवी, जो अपना 11th स्टैंडर्ड में था, जिसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग होता है। कोवेरियंस, इसके दो फॉर्मूले थे, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और क्या है? समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, लिखा है आपके सिलेबस में। वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस होता है। तो यहां तक क्लियर है बेटा? अब जो है ना आपका एमसीक्यू, ठीक है, इसको रहने दो बेटा। यहां से अपना ये जो पूरा नोट्स रहेगा ना, ये पूरा सीए फाउंडेशन का रहेगा, और मैं इसको सेव करते रहूंगा। हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मेरे हैंड रिटन नोट जो भी है अभी। तो सीए फाउंडेशन CB 24-26, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज का लिस्ट दिया था, पता है कि नहीं आपको वो लिस्ट? देख लो ये वाला लिस्ट। ये लिस्ट में हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर कौन सा? 17, जिसका नाम है कोरिलेशन रिग्रेशन, जो 5, 6 या 4 किसी भी मार्क्स के लिए आ सकता है। तो उसका एवरेज 5 मार्क्स पकड़ के चलो। लास्ट अटेम्प्ट में 6 मार्क्स के लिए आया था। तो 5-6 क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम में। चैप्टर नंबर 17, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये पूरा 12th में एमसीक्यू आपके। क्लास वर्क 4, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर है अपना 378, पेज नंबर 378। अच्छा, आपके जो लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग वो जो प्लेलिस्ट में आ रहे हैं ना ऑटोमेटिकली, आपने प्लेलिस्ट सेव करके रखा कि नहीं रखा? मैंने भेजा था, वापस आज भेज दूंगा आपको। वो सेव करके रखो, उसी में आपके लेक्चर आते रहेंगे। नहीं आया मतलब वो एडिट नहीं हुआ, ये समझ जाना। उसी में वो लोग प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्लास वर्क 4 में क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विथ establishing a mathematical relationship between two variable, measuring the extent of association between two variable, predicting the value of the dependent variable for a given value of independent variable। तो ये तो दिख रहा है सर, ये तो आपने लिखा ही भी था कि प्रिडिक्टिंग करना, एस्टिमेट करना वो रिग्रेशन होता है। और एक और पॉइंट अपन ने कवर किया था, देखो आपके नोट्स में है कि स्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये रिलेशन मतलब मैथमेटिकल रिलेशन है, स्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, वो इक्वेशन वाइज करते हैं ना अपन, और एस्टिमेट करना, प्रिडिक्टिंग करना। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड सी। तो एग्जाम में ए सी दो पे तो क्लिक नहीं कर सकते अपन, सर्कल नहीं कर सकते, एक पे कर सकते हैं ना 4 ऑप्शन में से। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी।
क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अल्जेब्रिक इक्वेशन. ये जो आ जाता ना अल्जेब्रिक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, समझ लो रिग्रेशन का पार्ट है. बिटवीन टू वेरिएबल एंड प्रिडिक्टिंग, अब और श्योरिटी आ गई. प्रिडिक्टिंग करना मतलब रिग्रेशन ही होता है. द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इज नोन एज रिग्रेशन एनालिसिस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब ये कितना अच्छा थर्ड वाला देखो. द वेरिएबल हुज वैल्यू इज प्रिडिक्टेड यूजिंग द अल्जेब्रिक इक्वेशन. किसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, उसका दूसरा नाम है रिस्पॉन्स वेरिएबल, उसका एक और नाम है एक्सप्लेन वेरिएबल, रिग्रेस वेरिएबल. बेटा ऑल ऑफ दी अबव फर्स्ट टाइम पता चला, जो 12th में नहीं था. 12th में अपन क्या लिख रहे थे? जो अननोन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, दो ही नाम था, अननोन वेरिएबल, डिपेंडेंट. अब और भी नाम आ गए. ये स्टार मार्क बनता है जो आपको याद रखना पड़ेगा. डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलेंगे. रिस्पॉन्स दे रहा है वो, तो दूसरा वेरिएबल चेंज होगा तो वो भी रिस्पॉन्स देगा. फिर एक्सप्लेन वेरिएबल एंड रिग्रेस्ड वेरिएबल. फोर्थ, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज यूज्ड. किसका वैल्यू यूज करते हैं? जिसका वैल्यू दिया रहता है. अरे जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी का वैल्यू यूज करेंगे ना अपन, तो उसको बोलेंगे नॉन वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है प्रेडिक्टर वेरिएबल, रिग्रेसर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ऑल ऑफ द अबव. ये दो क्वेश्चन है जो अपने को याद रखने पड़ेंगे, इसके नाम अलग अलग. उसके बाद इफ देयर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो रिग्रेशन इक्वेशन कितने होते हैं? दो होते हैं, y ऑन x एंड x ऑन y. क्वेश्चन नंबर 6, डैश गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल. तो रिग्रेशन ना, रिग्रेशन क्या दे रहा है अपने को? मैथमेटिकल रिलेशनशिप. कोरिलेशन में मैथमेटिकल वर्ड नहीं आता. कोरिलेशन में सिर्फ रिलेशन बताता दो का, मैथमेटिकली नहीं बताता. याद रखना, ये इधर कंफर्म कर लो. यहाँ पे मैं क्या लिखा है? एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. बट यहाँ पे और स्पेसिफाई किया मैंने अभी. यहाँ पे क्या चेंज करना? एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. कोरिलेशन में हम सिर्फ ये देखते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है, वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं. अब वैल्यू फाइंड करना तो मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए कि y चेंज करो तो x भी चेंज होना चाहिए. समझे? कोरिलेशन बड़ा कॉन्सेप्ट है. समझो रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. बट रिग्रेशन कब होगा? जब कोरिलेशन होगा. तो समझे? दो वेरिएबल है, उसमें कोरिलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल जीरो कोरिलेशन है, तो रिग्रेशन कर ही नहीं सकते. क्योंकि कोरिलेशन में तो अपन मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड नहीं करना, तो कैसे करेंगे? मतलब ये ब्रॉडर है, वो भी होगा नहीं भी होगा, दोनों होते हैं. बट जो मैथमेटिकल आ गया हम लोग स्पेसिफिक रिग्रेशन के लिए बात हो रही है कि वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं. जैसे आपने पढ़ा रहेगा कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर, है कि नहीं? पर एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते. वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि रिलेशन में तो मैथमेटिकल भी आ गया, ये भी आ गया, सब कुछ रिलेशन आ गया, लीनियर रिलेशन भी आ गया. समझे? सब रिलेशन आ रहा है अपना. बट जो मैथमेटिकल रिलेशन ये आप बताए हम लोग रिग्रेशन वाला पार्ट ही रहेगा. वैसा यहां तक क्लियर है? ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन एज. ब्लड प्रेशर एज पे डिपेंड है. होता है ऐसा? होता है ना भाई, एज के हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर चेंज होते रहता है. अभी आप लोग यंग जनरेशन हो, गर्म खून वाले हो, जल्दी गुस्सा हो जाते हो, रूठ जाते हो. समझे कि नहीं? बड़े बड़े हो जाओगे, जब एक एज आएगा आपका 30 और 50 के बीच वाला एज, जो मैच्योरिटी आएगी, तो थोड़ा बहुत सहन शक्ति रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है. समझे कि नहीं? ऐसा तो एज के ऊपर डिपेंड है. तो एज इज क्या होगा? डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? अच्छा, ब्लड प्रेशर डिपेंड है, तो ब्लड प्रेशर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल
और एज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पक्का? तो ये क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 8, सेल्स टर्नओवर डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, डिपेंडेंट। तो सेल्स टर्नओवर, तो सेल्स क्या होगा आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। 9th, ये याद रखना है बेटा, जो रिग्रेशन में शायद 12th में पता, लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है। जो भी मेथड आप पढ़ रहे हो रिग्रेशन के ना, उसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड याद करना रिग्रेशन में, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये अपने 12th में भी है। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्व वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू, इसका जो डिफरेंस होता है, समझे, उसको बोलते हैं एरर या फिर रेसिड्यू। एरर को रेसिड्यू बोलते हैं हम लोग। तो क्या आएगा इसका? या तो ए और बी। एरर कितना हुआ, सोचा क्या था, एस्टिमेट क्या हुआ। दूसरे बेटा जो मेथड है ना, ये कॉन्करेंट डिविएशन वाला मेथड, प्रोडक्ट मैथ मूवमेंट, ये वाला, ये सब कोरिलेशन वाले मेथड है, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं कोरिलेशन। तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, याद कर लो, वो कोरिलेशन में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कोरिलेशन में ना। कार्ल पियर्सन मेथड था, स्पेयरमैन मेथड है, वो सब मेथड उसमें आएंगे। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका रिग्रेशन में आता है, तो ये सब कोरिलेशन में आता है, कोरिलेशन में पूरा। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। वेरी गुड। 12 क्या आएगा? स्लोप को क्या बोलते हैं भाई? एक्स ऑन वाई का बी एक्स वाई। क्या आ जाएगा? बी एक्स वाई। 13, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई। कर सकते हो? द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। अच्छा, एक्स ऑन वाई का, सॉरी, ये क्या आएगा? 1 अपॉन, देखो अपने इसमें है बुक में, आपके जो 12th का बुक है ना, उसमें लिखा था ना, अपन ने टिक मार्क किया था। बट वो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, वैसा एक दिया रहेगा तो दूसरे का निकालने के लिए कंफर्म नहीं है। तो देखो, ये थ्योरी पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं करते हम लोग। चेंजेस बताता हूं मैं आपको क्या है ये। एस वाई जैसी मैच 2, ये जो आपने पढ़ा था ना इधर, ये देखो, वापस देखो यहाँ पे अच्छे से इसको। पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 8, इन द रिग्रेशन इक्वेशन y on x, by(x) रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब मुझे लग रहा है कि इसके लिए मुझे ना आपको एक और मेथड से सिखाना पड़ेगा, by(x) और bxy कैसे निकलता है। बताता हूं मैं आपको कैसे करेंगे ये। by(x) क्या होता है? स्लोप ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन y on x, डैश रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन x on y। सर x on y की तो bxy होना चाहिए, 1 अपॉन bxy क्यों आया? ये जो मैंने आपको दो इक्वेशन लिखाया था इधर,
हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ढूंढना है। सुनना अच्छे से, हाँ? ये वाला, इसमें अपना बी वाई एक्स की वैल्यू आई और बी एक्स वाई की वैल्यू आई। इसको निकालने का एक और तरीका जो सिस्टमेटिक तरीका है, जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, देखो कौन सा तरीका। हम दोनों को ये ट्रीट करते हैं कि दोनों वाई ऑन एक्स है। क्या है दोनों? वाई ऑन एक्स, और स्लोप निकालते हैं दोनों का। देखना यहाँ पे, इसको अगर y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? -2x/3 और -1/3। इसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? y इक्वल टू -5x/6 + 7/6। तो अभी आपका स्लोप क्या आया? एक तो -2/3 और एक आया -5/6। इन दोनों में बड़ा कौन है? साइन को इग्नोर करो, 2/3 और 5/6 में बड़ा कौन है? हाँ, 2/3 कितना होता है? 0.666666 और 5/6 क्या है? 5/6 कितना होता है? कैल्सी है ना आपके पास? करो अभी, कैल्सी अलाउड है, और लेके आना कैल्सी भी क्लास में अभी से। 0.833 और 2/3 कितना आया? 0. तो दोनों में छोटा कौन है? 0.666। जो छोटा है ना वो बी वाई एक्स होता है। क्या होता है? बी वाई एक्स। तो दोनों में लेस है, तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा? जो ओरिजिनल वैल्यू लिखो, क्या है? -2/3। और जो बच गया ये, इसका रेसिप्रोकल बी एक्स वाई होता है। तो बी एक्स वाई क्या होगा पता है? जो बच गया उसका रेसिप्रोकल, मतलब -5/6 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? -6/5। तो बी वाई एक्स क्या होता है नॉर्मली? हमने तो क्या बॉस बिग बॉस लेके किया सीए फाउंडेशन के हिसाब से। सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है कि दोनों इक्वेशन लिया, दोनों को वाई ऑन एक्स ही ट्रीट करो। ये अज्यूम करो दोनों वाई ऑन एक्स है और स्लोप निकालो। उसको अपन m1 और m2 लिखते हैं। स्लोप को क्या लिखते हैं? आपको कॉलेज में कराएंगे आपके प्रोफेसर लोग। देख लो इधर, m1 m2, m1 m2, ये स्लोप हो गए दोनों इक्वेशन के। अब m1 m2 में छोटा कौन है? जो छोटा, और छोटा बड़ा देखने के लिए आपको साइन को इग्नोर करना है, समझे? तो m1 इज स्मॉलर देन m2, तो m1 इज द बी वाई एक्स। जो स्मॉलर है वो बी वाई एक्स, और जो बच जाता है m2 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई हमेशा 1/समथिंग होता है। ऐसा वैसा इन्होंने बनाया कि जो स्लोप निकालना है आपने दूसरा, तो 1/bxy कर लो। वो इन्होंने ऐसा ट्रीट किया है स्लोप निकालने के लिए। तो याद रखना, सिर्फ याद रखने के हिसाब से, सम में इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए प्लीज, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं था। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर आप अपने बुक में पॉइंट नंबर 5 हाईलाइट कर लेना, 5th वाला पॉइंट और 8 वाला पॉइंट। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि एक्स ऑन वाई का स्लोप पूछा तो क्या आएगा? 1/bxy स्लोप के लिए। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? by x। क्लियर है अभी? तो यहां पे अपना चेंजेस क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ bxy 1/bxy। एक्स ऑन वाई क्या हुआ? कौन सा एग्जाम? कुछ और चैप्टर तो नहीं आ रहे ना कॉलेज में? सीक्वेंस और ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट एक चैप्टर सीक्वेंस स्टार्ट करूँ, चलेगा? कल वो स्टार्ट कर दूंगा, ये तो अभी खत्म हो जाएगा। और सर आज ही स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। देखो बी एक्स वाई क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आ गया -2/3। अरे समझा? और स्लोप पूछा होता तो उल्टा करना पड़ता, 1/bxy।
समझे? अगर स्लोप पूछा होता ऐसे तो क्या करते थे, 1/bx वाई, उल्टा करना पड़ता था, -3/2। पर यहाँ स्लोप नहीं पूछा, थैंक्स, यहाँ पे bx वाई पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेटर अलाउड है आपको, हाँ? इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई निकालने के लिए x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, तो x बार वाई बार होना चाहिए अपने पास। कैलकुलेटर है, फटाफट मुझे बताओ x बार कितना आ रहा है इसमें, 370/10 37, और y बार कितना आ रहा है 58। अब जो चाहिए वो क्या चाहिए अपने को इसमें, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, ये देख के मालूम पड़ रहा है कि सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, बी एक्स वाई, नीचे वाई का टर्म आएगा। कैल्सिनो में आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं कैसे करना है। शॉर्टकट तरीका देखो क्या है, एन समेशन एक्स वाई ना, एन कितना है 10, तो एन समेशन एक्स वाई वो कितना है 11,490। तो कैल्सियम में आपको ऐसा लिखना है 10 इंटू 11,494 एम प्लस दबाना है। क्या दबाना है, एम प्लस, ठीक है, एम प्लस प्रेस करना है क्या, एम प्लस आपके ऑप्शन में। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या था, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, तो 370 इंटू 580, 370 इंटू 580 एम माइनस, कि माइनस करना था उसको, फिर करना है एमआरसी, एमआरसी का ऑप्शन है, कितना आ रहा है -99,000, ये ऊपर वाला पार्ट आया। वापस जो क्या किया मैंने, 10 इंटू 11,494 एम प्लस, 370 इंटू 580 एम माइनस और एमआरसी, मतलब उसको माइनस भी करके आ गया सीधा आंसर आपका। अब अपॉन में क्या चाहिए अपने को, अपॉन में एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो यहां पे एन समेशन वाई स्क्वायर, एन कितना 10, तो 10 इंटू समेशन वाई स्क्वायर कितना है 41,658, फिर एम प्लस दबा दो, ठीक है, दबाए एम प्लस। उसके बाद समेशन वाई का होल स्क्वायर, समेशन वाई का ये है 580, तो 580 इंटू इक्वस टू, बेटा इंटू इक्वस टू करने पे स्क्वायर होता है, तो 580 का स्क्वायर हो गया, इंटू इक्वस टू किया तो फिर दबाने का एम माइनस देन एमआरसी, क्या आ रहा है, हाँ 188, ये आया, नीचे वाला पार्ट आ गया अपना। अब इसको ये जो है ना, इसको डिवाइड बाय इक्वस टू करो, डिवाइड बाय इक्वस टू, ये जो है ना 80,188 डिवाइड बाय इक्वस टू का बटन दबाओ, डिवाइड बाय इक्वस टू इंटू 99,660 करो, कितना आ रहा है, $1.243, वो उतने आएगा 1.243 आ रहा है क्या माइनस में। चलो ध्यान दो, वापस से मैं बता रहा हूं, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। और मैं बोलता हूं कि मैंने डिवाइड बाई इक्वल टू क्यों किया, एन कितना था अपने पास 10, तो 10 मल्टीप्लाई समेशन एक्स वाई कितना है 11,494 माइनस 370 इंटू 580 डिवाइड बाय 10 इंटू समेशन वाई स्क्वायर 41,658
-580 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर पार्ट देखो कैसे करने का, 10 इंटू 11 494 m प्लस 370 इंटू 580 m माइनस MRC, तो कितना आया था 99,660 माइनस में। अपन वाला पार्ट 10 इंटू 41658 m प्लस 580 इंटू इक्व टू m माइनस MRC, तो कितना आ रहा है 80,188। अब समझो यहां पे कैल्शियम में ये दिख रहा है 80,188। अब वापस से उसको रफ करना, फिर अलग से लिखना 99,660 डिवाइड बाय 80,188, टाइम लग जाएगा। मुझे ये बताओ 1/2 कितना होता है कैल्शियम में, करो 0.5। अब समझो आपको कैल्शियम में 2 दिख रहा है 2, और मुझे 0.5 लेके आना है, तो कैल्शियम में 2 लिखो 2। अब डिवाइड बाय इक्वल टू करो, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो इंटू 1 तो वही आएगा, तो आ गया 0.5। वापस देखो 5/2, 5/2 करेंगे सिस्टमेटिकली 5/2 तो 2.5 आएगा। अब कैल्शियम में 2 दिख रहा है आपको, 2 लिखो कैल्शियम में, डिवाइड बाय इक्वल टू दबाओ, मल्टीप्लाई 5 करो, कितना इक्वल टू आया ना 2.5। समझे? तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, आपके कैल्शियम में दिख रहा है 80,188, तो डिवाइड बाय इक्वल टू करो, मल्टीप्लाई 99,660, तो जो भी आएगा आएगा तो नेगेटिव में आएगा, कि नेगेटिव है तो दिख ही रहा है, पर आंसर क्या आएगा 1.243। टाइम लो और बताओ यहां तक समझ में आया क्या आपको, मैं शॉर्टकट क्या बता रहा हूं। गलत किया मैंने, ओके। हाँ तो 80 आएगा, ओके। अभी सही है, मेरे पास कैल्शियम नहीं इसलिए बोला, आप लोग करके देखो ना कितना आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन अपने पास एक और टेक्निक है उसका। वो नहीं आ रहा है वैसा। एक्चुअली क्या होता है कि MRC मेमोरी में चला जाता है ना वो, फिर आपको एक बार तो लिखना ही पड़ेगा दोनों। हाँ, जैसा मैंने किया वैसे ही करेंगे ना हम लोग। एग्जाम में फॉर्मूला तो लिखने वाले नहीं है अपन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है क्या है, सीधा वो वार पार्ट निकाल लो, काम हो जाएगा आपका। हाँ वो ऐसे करेंगे बेटा, जैसे अपने पास रेसिप्रोकल, यस सर, सीए में वी कैन राइट इन क्वेश्चन पेपर, राइट बेटा। क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उनको पता नहीं चले वैसा ही, कि वो कॉपी केस कहलाता बाद में, फिर ऐसा मतलब नॉर्मल पेंसिल से लिख सकते हो आप, वो कुछ बोलेंगे नहीं वो लोग भी, ठीक है। मतलब ऐसा अलाउड नहीं रहता कि क्वेश्चन पेपर, आपको पता है आपके एग्जाम में भी बोर्ड में क्या अलाउड रहता है क्वेश्चन पेपर लिखना, फिर थोड़ा बहुत टिक मार्क तो करते रहते हैं अपन। और एक सप्लीमेंट मिलेगा आपको लिखने के लिए, सप्लीमेंट मिलेगा एक, आपको एक ही मिलेगा, मांगोगे तो नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्रा कि रफ वर्क के लिए एक ही पेज देंगे वो लोग, उसी में सब कुछ करना पड़ेगा, तो पेंसिल से करते रहना हो जो भी उसमें। हाँ जंबल क्वेश्चन रहता है अलग अलग। वो ऐसे अलाउड नहीं करते वो लोग कि भाई कोई यहाँ हुआ, अलाउड कर दिया, यहाँ हुआ क्वेश्चन पेपर हो गया तो फिर भी कुछ तो रहेगा, तो उनको जरूरत क्या है उसमें, इसलिए तो लोग तो रिलेक्शन दे देते हैं ऐसा, उसमें वो तो रहता ही है, रूल्स बना रहेगा तो रूल्स ही रहेगा उनका। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ डिवाइड बाय इक्वल टू क्यों करते हैं, वापस देखो, अगर ऐसा आया 7/2 और आपने कैल्शियम में 2 दिख रहा है, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो 2 लिख के डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 7 इक्वल टू आ जाएगा 3.5। रफ शीट देते हैं वो लोग, फिर वापस ले लेते हैं, तो गाली वाली मत लिखना उसमें रफ शीट में।
ये समझा, डिवाइड बाई इक्वल टू, जिसने डाउट पूछा था वो। अच्छा अभी आंसर नहीं आया। x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार कितना है? x बार आपका 37 है, माइनस 1.243, y माइनस वाई बार 58। अरे कैलसी से करो ना, माइनस 1.243y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पक्का भरोसा कर सकता हूं? अरे बोलो। 72.094 है। तो अभी क्या आएगा इधर? प्लस 37 ना। बोलो क्या आ रहा है ये? पॉजिटिव में आएगा 109.094। पॉइंट में अलग है, क्या लिखा है? 109 पॉइंट, वो चिल्लर चलेगा 094 ना, ठीक है वो चलेगा चिल्लर। उन्होंने क्या किया 1.243 को बड़े में लिया रहेगा पूरा, ठीक है। ये याद रखना कि पहला नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो नेगेटिव है कि नहीं ये वाला, ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ वाला लिखा उन्होंने। चलो ये वाला ट्राई करो अभी, क्वेश्चन नंबर 15। ट्वेल्थ वाली फीलिंग आएगी आपको, ट्वेल्थ वाली। अरे ट्वेल्थ का क्वेश्चन है ये, हाँ जल्दी से करो ये। 15 16 क्या आंसर आया बोलो 15 का? वेरी गुड, 15 का ए आंसर आ गया। उसके बाद 16 का, 16 नहीं आया, वो कैल्शियम में ही आ पाएगा। कैसे पता है? पहले x और y लिखना पड़ेगा ना आपको। ये जो फर्स्ट पार्ट है 175 वो x है, सेकंड 173 वो y है, समझे? ये सब है 172 172 167 171, ठीक है। वो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है सीए फाउंडेशन में, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में। तो यहाँ पे सन फादर ना, क्या लिखा है? द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द हाइट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ फादर एंड सन। तो एक्स फादर होगा और वाई सन होगा, कि आपने पहला एक्स और वाई ले लिया ना, पहला पार्ट एक्स लिया वाई लिया, तो फादर से। तो क्या पूछा? हाइट ऑफ सन, सन मतलब वाई ऑन एक्स, तो ये वाई ऑन एक्स पूछा है, वाई ऑन एक्स। सर y इक्वल टू 0.75 x प्लस 2 आ रहा है, कौन सा? हाँ वो 0.75 x प्लस 2 कौन सा बोल रहे हैं? y इक्वल टू 0.75 x प्लस 2, हाँ सही तो लिखा है 0.75 x। x का वैल्यू फिर पुट करना पड़ेगा ना, x की वैल्यू कितनी है? रुको ये ठीक से चपा नहीं है, ध्यान दो इधर। y इक्वल टू 2 प्लस 0.75 x, ऐसा ही है, और ये अलग से वैल्यू है, बी वाले पार्ट की वैल्यू है। जब आप वैल्यू पुट कर लोगे तो 11,750 आएगा, जो 12th में किया था क्वेश्चन वो। बेटा 15 समझा मैंने बताया क्या है ये? इनकम मतलब क्या है अपना? y, तो ये भी y ऑन x पूछा था अपने को, तो y ऑन x का इक्वेशन y इक्वल टू 2 प्लस 0.75 x, और फिर आप वैल्यू पुट करोगे 13 x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा? 11.750 आएगा। बेटा 11.750 आएगा, बट इंटू 1000 करना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा? 11,750। अंडरस्टूड आदित्य?
ओके, ये 17 करो, 17 आ सकता है आपके एग्जाम में। नहीं 16 मत करो, मत करो कि घर पे ट्राई के बाद में कर लेना, नहीं आता वो। मीन दिया है, एच डी दिया है, पहला कैपिटल इम्प्लॉयड को एक्स ले लो, प्रॉफिट को वाई ले लो। तो एक्स बार कितना दिया, एक्स बार 62, वाई बार 25, सिग्मा एक्स 5, सिग्मा वाई 6, और ये दिया को रिलेशन कोएफिशिएंट बोले तो आर 0.92, सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का सम प्लस का आएगा बीच में। तो आपको पूछा क्या है, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। याद है फॉर्मूला, कल्प आपको याद है बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है कल्प, हाँ हाँ हाँ, 12 वाला, 12 वाला। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर कितना है यहाँ पे 0.92 इंटू सिग्मा वाई कितना है 6 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स कितना है 5, तो कितना आ रहा है 1.104। क्लियर। और बी एक्स वाई कितना आएगा, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई 0.77, तो 0.767, दोनों को प्लस कर लो, 1.104 प्लस 0.767 1.871, ऑप्शन ए। यस, प्लस करना है, नैतिक वेरी गुड। 18 मीन दिया है, कर सकते हो, क्या आंसर है इसका, हाँ 15 और 16 के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत ही कम है बेटा, 17 18 एग्जाम में आएगा। ये एक्स बार, ये वाई बार, सिग्मा एक्स नहीं सॉरी, ये वेरिएंस बोला है, ध्यान दो इधर, दिस इज वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 2 और सिग्मा वाई क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आर इज गिवन 0.6, यस वाई ऑन एक्स करना पड़ेगा, वाई फाइंड करना है, एक्स दिया हुआ है, तो उसके लिए पहले तो बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स क्या आएगा 0.9, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, तो y माइनस वाई बार कितना 98, बी वाई एक्स 0.9, x का वैल्यू दिया 90, x बार 80, तो कितना आएगा y की वैल्यू 9 प्लस कर दो 98 में कितना होएगा 107, ऑप्शन डी। कुछ तकलीफ तो नहीं, सिंपल वही मेथड फॉलो कर रहे जो 12th में किया था, ये सीए फाउंडेशन में। समझा ये। अब यहाँ पे जो है ना ये अटेम्प्ट योरसेल्फ करके ये होमवर्क रहता है जो आपको करना पड़ेगा, और कल बताना मुझे होमवर्क करके ये वाला, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा कितने, क्वेश्चन नंबर 20 तक है, कितना 20 नहीं 23 तक है, पूरा करना अच्छे से, और कैलसी लेके बैठना, तो ये कैलकुलेटर में हाथ बैठना चाहिए बेटा, मोबाइल में मत करना प्लीज, मोबाइल यूज नहीं करने वाले, अभी भी तो कैलसी में हाथ ठीक से बैठा नहीं है अपना, तो प्लीज कैलकुलेटर परचेस कर लेना। और कौन सा कैलसी लेना मैं आपको बता देता हूं, दो चीजें चेक करना, कैलसी के अंदर जीटी का ऑप्शन होना चाहिए पहले तो, जीटी दिख रहा है जीटी, दूसरा ये है फाइल लिख के डिवाइड बाय इक्वल टू करो तो 0.2 आंसर आना चाहिए, आ रहा है, ये दो चेक कर देना, वो कैलसी ले लेना आप। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास वर्क 5,
फटाफट बेटा क्लास वर्क 5 थोड़ा सा है, फिर मैं ब्रेक देता हूँ, फिर अपन 12 का सम स्टार्ट करेंगे, 12 के जो नया चैप्टर है। बस थोड़ा सा ही है। कितने कितने क्वेश्चन है? 22, जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहला, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। सेकेंड, one of the regression coefficient of two perfectly correlated variable is 0.5, hence the other regression coefficient क्या होगा? अच्छा सर, मैंने कैल्सी में फाइ डिवाइड इक्वल टू किया तो 1 आया। ईशान काम करो, आप है ना कैल्सी में फाइ 2 बार डिवाइड बाय करके इक्वल टू करो, क्या आ रहा है? फाइ डिवाइड बाय इक्वल टू करो, क्या आ रहा है? फिर भी 1 आ रहा है। तो आएगा बेटा 2 बार डिवाइड बाय 2 बार इक्वल टू करना पड़ेगा, तो ईशान आपका 0.2 आएगा कि आपने जो कैल्सी लिया वो गंदा कैल्सी लिया है। ठीक है, चेंज होता है तो कर लो, नहीं होता तो फिर आपको 2 बार डिवाइड बाय 2 बार इक्वल टू करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा उसका डबल करना पड़ेगा। ओके, अभी आया? आपका भी दूसरा कैल्सी है क्या? हाँ, तो वो प्रिफरेबल नहीं रहता मेरे हिसाब से। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि कौन सा कैल्सी लेना चाहिए, नहीं बताया था? ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, one of the regression coefficient of two perfectly correlated variable is 0.5। काम करो, लेट by(x) लिख लो 0.5। ठीक है, एंड परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है? परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल बेटा r का वैल्यू +-1 आता है, परफेक्ट वर्ड यूज होता है तो r क्या होगा? +-1 फॉर परफेक्टली कोरिलेटेड। परफेक्टली कोरिलेटेड में r का वैल्यू आता है +-1। 11th में था स्कैटर डायग्राम करके। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, नेगेटिव कोरिलेशन है तो r की वैल्यू -1 और 0 के बीच में आएगी। परफेक्ट पॉजिटिव है तो r की वैल्यू 1 आएगी, परफेक्ट नेगेटिव है तो r की वैल्यू -1 आएगी। बट यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। इन्होंने क्या बोला था कि परफेक्टली कोरिलेटेड, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा? r का वैल्यू +-1। अब मुझे बताओ r का फॉर्मूला क्या है? √by(x) bxy। अब r की वैल्यू +-1 है, +-by(x) की वैल्यू 0.5 और bxy चाहिए अपने को। देखो यही पूछा था, हैंस द अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा? अदर मतलब bxy क्या होगा? तो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो bxy क्या आएगा? 1/0.5 कितना होता है? 2, +2। ऑप्शन क्या आया? सी। लिख लो इसको, कॉपी करो, बाद में भूल जाओगे कैसे किया था। -1 भी आ सकता है ऐसा, परफेक्टली तो -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है।
ये मेथड क्यों बताया पता है? देखो, अगर आर की वैल्यू परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होती, कुछ और वैल्यू दी होती है, आर की वैल्यू 0.75 कुछ भी दी रहते, तो ये तो यूनिवर्सल रूल है जो सब में एप्लीकेबल हो जाएगा ये वाला तरीका। बाकी मैं तो ये सोचूंगा कि जब आर की वैल्यू 0.5 है एक का, तो डी और बी तो सपने में भी नहीं आ सकता कि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो दूसरे पॉजिटिव ही होगा, समझे? तो बी और डी तो आ ही नहीं सकता। अब आ सकता है ए या सी में से। अब बोला है कि परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 तो आएगा ही नहीं। जैसे इन्होंने सोचा कि सर फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही 1 आता है ना, बस तो इसका कर सकते हैं, समझा ना? परफेक्टली कोरिलेटेड, या ये दिया था इसके लिए परफेक्टली कोरिलेटेड दिया था। ये क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं कि आर की वैल्यू 0.72 है, तो फिर मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा अपने को। तब नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा, कैल्शियम में कर सकते हैं। वो स्क्वायर रूट भी याद आना चाहिए कि भाई आर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, या तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ठीक है, जल्दी हो गया। यही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड जो इन्होंने किया, और ये तो हर कोई ट्रायल मेथड अप्लाई कर सकता है बिना कॉन्सेप्ट के, मतलब ऑप्शन वाइज जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, if x variable is divided by 5, y by 10, तो by coded value byx is, then coded value byx ऐसा आना चाहिए, then coded value byx क्या होगा? मतलब जो नया वैल्यू byx का क्या होगा, न्यू वैल्यू रिवाइज। अब देखो क्या है ये, समझो। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, डाला है कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये 5 एग्जाम के क्वेश्चन में आ चुका है इस तरीके के क्वेश्चन। इफ ईच ऑफ एक्स वेरिएड इज डिवाइडेड बाय 5, पता है आपको एक्स और वाई होता है। अब मैंने सारे एक्स के वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं u इक्वल टू एक्स अपॉन 5। मतलब मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर रहा हूं कि चेंज ऑफ स्केल कर रहा हूं? चेंज ऑफ स्केल कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? चेंज ऑफ स्केल। ओके, v क्या बोला है? y को डिवाइड कर रहा हूं किससे? 10 से, तो y अपॉन 10, ये v हो गया। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या बी यू वी और बी एक्स वाई सेम आएगा कि अलग आएगा? अलग आएगा। ओरिजिन होता तो सेम आता। अब यहां पे क्या बोला है कि बी वाई एक्स का कोडेड वैल्यू, मतलब नया वैल्यू क्या होगा बी वाई एक्स का? तो बी वाई एक्स का जो कोडेड वैल्यू होता है वो देखो इसमें लिखा है सेम एज बी वाई एक्स, हाफ ऑफ बी वाई एक्स, ट्वाइस ऑफ बी वाई एक्स। तो अगर मुझे बी वी यू निकालना है तो ये कोडेड वैल्यू होता है बी वाई एक्स का, क्या? बी वी यू। तो बी वी यू का फॉर्मूला क्या था अपना? हाँ, डी अपॉन सी बी वाई एक्स। अब डी सी कैसे निकालेंगे? ये रिलेशन दे दिया यू और एक्स का, इससे सी आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1/5, डी क्या आ जाएगा? वाई का कोएफिशिएंट 1/10। तो डी कितना है? 1/10 डिवाइड बाय सी कितना है? 1/5 बी वाई एक्स। तो 1/10 इंटू करेंगे तो 5/1 हो जाएगा बी वाई एक्स। 5 1 जा 5 2 जा, तो हाफ ऑफ बी वाई एक्स क्या आएगा? हाफ ऑफ बी वाई एक्स, ऑप्शन बी। चेंज ऑफ स्केल हुआ है, तो बस सी और डी निकाल देना है, काम हो जाएगा अपना। सी और डी निकालना है।
नेक्स्ट हो गया लिख के ये। कोडेड वैल्यू का मतलब होता है नया वैल्यू, भाई बी वी यू में, यू और वी के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो आप। फोर्थ क्वेश्चन, ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, y इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो d क्या हो जाएगा 2, तो बी वाई एक्स क्या आएगा बी वाई एक्स, तो क्या आएगा बी वाई एक्स के लिए अपन डी अपॉन सी करते हैं, डी अपॉन सी बी वाई एक्स करते हैं ना अपन, बी वी यू का मतलब कोडेड वैल्यू, तो डी अपॉन सी, डी कितना है 2/1/2 बी वाई एक्स, तो 2 ऊपर आएगा तो क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ बी वाई एक्स, 4 टाइम्स ऑफ बी वाई एक्स, ऑप्शन सी। बेटा x और y इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब कि दोनों के बीच में कोरिलेशन ही नहीं है, r इक्वल टू 0, r 0, अच्छा r 0 मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी 0 होगा, तो क्या लिखे हैं वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट और इक्वल टू 0, कोई एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 होगा तभी तो r पूरा 0 होगा, तो 0 कैसे आएगा आंसर r का वैल्यू, फॉर्मूला है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का स्क्वायर रूट, तो 0 होगा तभी आएगा। 6 बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1, तो बी एक्स वाई क्या आएगा लेस देन 1। इफ ए कांस्टेंट 50 is subtracted from each of the value of x and y, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, ये हो रहा है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, लिख लो वहां पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो ना, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अनचेंज क्या आएगा अनचेंज, तो नॉट चेंज्ड, नो चेंज। 8 वाला क्वेश्चन, आर की वैल्यू निकालनी है, तो -0.8 इंटू -0.45 कितना आ रहा है माइनस, पक्का ना, ठीक है, तो -0.6, अंदर 0.36 आ रहा था स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव में, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, किसी का भी स्क्वायर रूट दोनों हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट क्या लिखने को डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, मैंने बोला था ऑल हैव सेम साइन, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा वाला बेटा, नाइन्थ, सेम साइन ना, 10th, बोलो कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, सेकेंड इक्वेशन इज द y ऑन x, पहचान लिया फटाफट। 11th, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y गिवन, ये y ऑन x है ये x ऑन y है, तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी, इससे बी वाई एक्स निकल जाएगा, इससे बी एक्स वाई आ जाएगा -1/8, यहां तक क्लियर है, अरे 8 उधर जाएगा ना 0.25, तो आर की वैल्यू 2 4 जा 8 ना, तो -1/2 क्या होता है -0.5, ऑप्शन सी क्लियर है। बेटा एक मिनट याद ध्यान दो ना, 2x + 3y = 7, 5x + 2y = -7,
बेटा इसमें आर निकालोगे, इसमें आर निकाल के बताओगे, निकालो कितना टाइम जाता देखता हूं मैं। इसमें आर फाइंड करो फटाफट, फाइंड आर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फाइंड आर। क्या है आर की वैल्यू? 6 क्या है? 67 ना, बस माइनस 0.5167 आया। बिना बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के भी आप आर निकाल सकते हो, मैं आज बताने वाला हूं आपको। विदाउट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। बेटा एक्स और वाई ये दो वेरिएबल है, एक्स का इधर कोएफिशिएंट 2 है, वाई का 3 है। इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है, वाई का 2 है। ध्यान दो, इधर ये लिखा मैंने कोएफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का और स्क्वायर रूट में लिख देने का। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। बट याद रखना जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, देखो कि जो ऊपर वाला वैल्यू, जो छोटा वैल्यू ऊपर रखने का, बड़ा वैल्यू नीचे रखने का। समझो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 2 और इधर 20 होता है, ये बड़ा होता तो ये नीचे रखता हूं मैं, मतलब बड़ा वैल्यू नीचे ही रहना चाहिए, छोटा वैल्यू ऊपर होना चाहिए। कितना आ रहा है देखो, अभी वही आ रहा है ना, वो अल्टीमेटली तो वही हुआ है अपना। तो इसमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई नहीं कहा। एक चीज याद रखना, जब दोनों सेम साइन होता है ना, दोनों सेम साइन होगा ना, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। ये याद रखना, नेगेटिव में आंसर आएगा। वो इसमें पता नहीं चलेगा फिर आपको कि बिना बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैसे मालूम पड़ेगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये शॉर्टकट है बिना बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की। हाँ बोलो। वो देखो अगर ऐसा होता, इधर 20 होता तो 22 जा क्या होता है? 40, तो 40 नीचे रखना पड़ता, फिर 40 नीचे, ऊपर 15 होता फिर। तो ये याद रखना है। साइन का ऐसा है, सेम रहेगा ना, सेम एक्स भी पॉजिटिव ये भी सेम साइन रहेगा तो हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा। और ऑपोजिट साइन होता, समझो ऐसा 2x माइनस 3y, समझे, ऑपोजिट साइन, तो आंसर प्लस में आता ऑलवेज। एक्स और वाई की सेम साइन है तो आर की वैल्यू नेगेटिव, एक्स और वाई की ऑपोजिट साइन है तो आर की वैल्यू पॉजिटिव। नया मेथड था। थैंक यू विहान। तो यहां तक, अरे जितना अच्छा हो पाए उतना अच्छा है ना अपने लिए। बी वाई बी एक्स में भी जरूरत नहीं है अपने को, क्यों टाइम पास करने का उसमें। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 12। y दिया हुआ है रिलेशन x के साथ, अरिथमेटिक मीन ऑफ x दिया -1, तो वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू -1। अरे अरिथमेटिक मीन x मतलब x बार और x सेम ही होता है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा? 3, x की जगह पे -1 + 4, तो क्या आ गया? 1। तो y की वैल्यू 1 मतलब y बार 1, y बार होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आइडेंटिकल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो क्या आएगा? +-1। कोइंसाइड, आइडेंटिकल। अगर परपेंडिकुलर है तो 0, लिखा है मैंने आपको ये। अच्छा ये 15 वाला अच्छा है, ग्रेटर द एंगल, एंगल ज्यादा बनेगा। ये दो 90 डिग्री है ना तो 0, ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है तो लोअर विल बी द आर, समझे। तो आर का क्या हो जाएगा अपना? लेसर, तो आर लेस हो जाएगा। कैसे मैं आपको प्रूव करके बताता हूं ये क्या है, कैसे होगा ये समझो। ये अच्छा क्वेश्चन है 15 वाला। बेटा 15 क्वेश्चन क्या बोलता है समझना, ये y ऑन x है, ये x ऑन y है,
अब लाइन पैरेलल है तो आर की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू होती है आर की वैल्यू 1 और -1, एज द केस में भी कि माइनस सबसे लोवेस्ट, -1 लोवेस्ट और +1 हाईएस्ट हो सकता है। अब देखो क्या होता है, ये दोनों लाइन अगर ऐसी हो गई परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एंगल बना 90 डिग्री का, तो आर क्या हो गया 0। अब एंगल समझो 90 डिग्री से ज्यादा बनता है, एंगल ज्यादा बनेगा तो आर कम होते जाएगा, समझे, और एंगल ज्यादा कम बनेगा तो आर ज्यादा होते जाएगा। समझो एंगल कम बन गया, समझो एंगल ऐसा बन गया, कम एंगल बन गया, तो कम एंगल तो आर की वैल्यू ज्यादा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब एंगल एकदम ही कम हो गया, मतलब एंगल बना ही नहीं, जैसे इसमें एंगल ही नहीं बना था, तो हाईएस्ट आर आ गया, आर इक्वल टू 1, समझे कि नहीं। तो लोअर विल बी द एंगल, हायर विल बी द आर, लोअर विल बी एंगल तो हायर विल बी द आर। तो क्या क्या बोला था क्वेश्चन में कि ग्रेटर द एंगल तो उल्टा हो जाएगा, लोअर विल बी द आर, तो मतलब लेसर। क्लियर है आपको, ये पूरा एंगल का खेल है, एंगल जैसा रहेगा वैसा आर चेंज होते रहेगा। अब आर की लिमिट तो पता है अपने को, बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट की लिमिट पता है आपको। बेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बट एक चीज याद रखना, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक से बड़ा है तो एक से छोटा होना चाहिए, और दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 1 से छोटा होना चाहिए, कि मल्टीप्लाई करने पे 1 से बड़ा हो गया तो आर का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। तो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, मतलब बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ये लिख लो वहां पे। दिस इज द लिमिट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अच्छा आर का लिमिट बोलते तो क्या आता, आर का लिमिट +-1, 1 और -1 के बीच में आर की लिमिट। अब यहां पे 17 1/BYX + 1/BXY इज लेस देन 2/R, इसी से बनाया हुआ है पूरा ये। क्या दिया इसका पीछे आंसर देखो 17 का, बी दिया है, 1/BYX + 1/BXY कहना चाहिए ग्रेटर देन 2/R, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसी से बनाया गया वो। कैसे बनाया, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, BXY + BYX अपॉन, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा BYX इंटू BXY 2/R। अब BXY + BYX अपॉन, ये क्या होता है, ये R², R² होता है ना, ग्रेटर देन 2/R। तो अगर मैं इसको ऊपर यहाँ लेता हूँ, BXY + BYX अपॉन 2 ले लो इधर, और इसको R² ऊपर ले लो, अपॉन R, R कैंसिल हो गया, किधर गया तू, ये रहा, R कैंसिल हो गया ना, इधर सिंगल R बचेगा, तो ये क्या आ गया, BYX + BXY अपॉन 2 इज ग्रेटर देन R। ये तो लिखा था अपन ने 12th में, बताओ 12th में, इधर ही 12th में, ज़्यादा दूर नहीं है, देखो ये देखो 12th, BYX + BXY अपॉन 2 का मॉड्यूलस ग्रेटर देन R। रीजन भी बताया था मैंने कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। BYX और BXY अपॉन 2 किया मतलब हमने अरिथमेटिक मीन निकाला, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंपली क्या है ना, याद करना अच्छा रहेगा बेटा, याद करना अच्छा रहेगा। तो इसको भी आप अपने फॉर्मूला बुक में लिख लो, राइट इन योर फॉर्मूला बुक, ये वाला एज इट इज, बी वाला, कि 1/BYX + 1/BXY इज ग्रेटर देन 2/R। कुछ भी करते रहते हैं लोग। मैंने जिसका जिसका लॉजिक नहीं बताया ना आज इस चैप्टर में, उसका लॉजिक आपको कोरिलेशन चैप्टर में कवर हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया वो, समझे, वो कवर हो जाएगा। ये हो चुका तो मैं बता दिया आपको ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है,
रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। बेटा वाई ऑन एक्स में किसकी वैल्यू फाइंड करते थे अपन? वाई की। ये पता है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? वाई ऑन एक्स में हम वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, और वाई किधर है आपका? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? तो वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसके ऊपर मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं, वो वैल्यू चेंज होता है आपका वर्टिकल। तो जैसे ही आएगा वाई ऑन एक्स तो क्या लिखना? द मिनिमाइजेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नहीं सॉरी क्या आएगा? वर्टिकल डिस्टेंस इन ए स्कैटर्ड डायग्राम। वर्टिकल होता है ना वो, और ऐसा लिखा होता है एक्स ऑन वाई, तो क्या लिखते हैं अपन? मिनिमाइजेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द स्कैटर्ड डायग्राम। समझे? बिकॉज वाई ऑन एक्स में वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, और वाई किधर होता है आपका? वर्टिकल में। तो वर्टिकल डिस्टेंस अपन कम करते हैं, इसको ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 19, two line of regression are given by this or this. If the variance of क्या? Variance of y is 15, तो स्टैंडर्ड डिविएशन x कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। दोनों लाइन दी हुई है तो अपने को पहले पहचानना पड़ेगा कौन y ऑन x है कौन x ऑन y है, फिर r निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, तब जाके आएगा ये। करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, 5x plus 7y सिक्स एक्स प्लस 2y -22 इसमें बॉस कौन है? y, इसमें x, तो ये y ऑन x, ये x ऑन y, तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -1/3। तो r की वैल्यू कैलसी करो कितना होता है? फाइव अपॉन 21 करो इक्वल टू उसका स्क्वायर रूट किया। कैल्शियम में क्यों नहीं कर रहे हो? 5 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू, फिर स्क्वायर रूट दबाओ, कितना आ रहा है? (0.487) माइनस में। ओके, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स -5/7, आर दिया -0.487, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? √15, सिग्मा एक्स चाहिए, तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा? करो ना कैल्शियम में, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 0.487 इंटू √15, ये 7 भी उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन में 5 आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? काम करो, कैल्शियम में पहले 15 का रूट कर लो, 15 दबाओ, रूट दबाओ, फिर इंटू 7 कर लो, इंटू 0.487 कर लो, डिवाइड बाय 5 करो,
नहीं, 2.6 आ रहा है क्या? इधर तो आ रहा है 0.376 लोगों का, तो 0.376 दो कैल्ची तो क्या आ रहा है? तेरा कितना आ रहा है? हाँ, 15 का रूट किया था, 15 रूट किया इंटू 0.487 इंटू 7 डिवाइड बाय 5, 64, 2.64 आ रहा है ना? बतना ऑप्शन ए आ रहा है ना? क्या तुम लोग ये ऑनलाइन वाले क्या हो गया तुम लोग को? 15 का रूट का किया, फिर इंटू 7 करो, इंटू 0.487 डिवाइड बाय 5 करो, आ रहा है इतना। ऑप्शन ए, वापस ट्राई करो और बताओ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर रूट 15 3.8, हाँ तो उसके आप ये मल्टीप्लाई करो ना 37 का। अच्छा वो पूरा रहने दो ना, कैल्सी में जो आ रहा है वो 15 का रूट लिख क्यों रहे हो? आ गया? हाँ गया सर, गया नहीं, आ गया कि नहीं वो बताओ, गया किधर गया? आ गया, ओके। तीन क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तीनों के तीनों। If relationship between two variable x and u is given and other two variable y and v is given and regression coefficient y on x दिया हुआ है, मतलब b y x दिया हुआ है 0.80, तो आपको v on u पूछा है, मतलब b v u। बताओ फटाफट क्या आएगा? c और d निकालना पड़ेगा बस, c और d। c कितना आएगा बोलो? u और x के रिलेशन से c आता है और दोनों लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो c निकलने का शॉर्टकट फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u, तो -3/1, तो -3। इससे आपका d आ जाएगा, बोथ वेरिएबल सेम साइड में, तो d का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ v, तो -2/5। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था अपने को बी वी यू, तो d अपॉन सी बी वाई एक्स -2/5 -3 0.8, कैल्सी में करो 2/5 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.8, कितना आ रहा है? 0.1066। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21, u और v दिया हुआ है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x दिया हुआ है, बेटा बी वाई एक्स दिया हुआ है, वैसे ही है, वापस से v ऑन u पूछा है, तो b v u का फॉर्मूला क्या आएगा? d अपॉन सी बी वाई एक्स, u का ये u के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो c क्या आएगा? डायरेक्टली x के साथ वाला टर्म, और d क्या आएगा? y के बाजू वाला टर्म, तो d का वैल्यू -3/2 इंटू बी वाई एक्स कितना है? 2.4, तो -3.6।
अब आप ऐसा मत बोलना कि सर बी वाई एक्स पॉजिटिव है बी वी यू नेगेटिव है, तो क्या हुआ, मैंने ऐसा कुछ लिखा था क्या? नहीं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन सेम चाहिए, समझे? उनका तो अलग होने तो क्या फर्क पड़ता है। 22 लास्ट क्वेश्चन, फिर ये आधा चैप्टर हो जाएगा। मतलब कोरिलेशन मैंने नहीं करा है, वो बाद में करेंगे अपन ना संडे को। हाँ इसके बाद ना, इसके बाद ब्रेक, फिर नया चैप्टर चालू होगा मैथ्स 2 का असाइनमेंट प्रॉब्लम, वही सीक्वेंस ना सीरीज। हाँ वो थर्ड होगा तभी फोर्थ होगा ना। असाइनमेंट करके बाद में फिर एप्लीकेशन डेरिवेटिव ले लेंगे अपन बाद में। कल सुबह से आया है, कुछ पढ़ा नहीं बेचारा, होना चाहिए। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x एंड y एंड वेरिएंस ऑफ y, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? ध्यान दो बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर 22 किसने किया है क्या? ये क्या आ रहा है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x मतलब बी वाई एक्स, कितना दिया बी वाई एक्स बेटा? -3/4, फिर r की वैल्यू -√3/2, वेरिएंस ऑफ y 4, तो वेरिएंस ऑफ x पूछा है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या आता है? r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी वाई एक्स -3/4 r रूट सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। एक काम करेंगे ना, जो स्क्वायर रूट है ना, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सिंपल चीज, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो 9/16 इक्वल्स टू 3/4 सिग्मा वाई का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस वाई, और ये वेरिएंस एक्स। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3/4 इक्वल्स टू वेरिएंस वाई कितना दिया? 4 अपॉन वेरिएंस एक्स। तो बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16/3, ऑप्शन बी। सस्ते में आ गया ये, ठीक है। अटेम्प्ट योरसेल्फ, आप ट्राई करना बेटा। ये रिग्रेशन पार्ट एकदम अच्छे से हो गया, और मैंने तो 5 एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कैसे आते थे। कि अभी अपना अलग जो होता ना स्पीड अभी होने वाली है अपनी, कि जून एंड होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में पकड़ के चलूंगा। और ऑफलाइन आना चालू करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है। वही घर पे बैठे होते तो शायद थोड़ा बहुत तो आलस आता था। हाँ फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे अपन, वैसा होगा। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर आई थिंक 6 है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, मैथ्स 2 का।